जैसे पढ़ा कि HTML के बारे में हम जानते हैं। HTML के हमारे पास कितने मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं HTML के अंदर हमारे पास, यानी कि अगर हम लोग वेब की बात करते हैं तो वेब के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद थी। एक ब्राउज़र चाहिए हमें, प्रोटोकॉल चाहिए हमें, वेब सर्वर चाहिए हमें और HTML चाहिए। ऐसा ही है ना, तो ये सारा www बन जाता है ना हमारे पास। अच्छा ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि टैग्स क्या होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है, ये कैसे बनता है, अगर इसको हमने देखना हो तो कहाँ से हम देख सकते हैं, हाउ कैन वी विजुलाइज इट। फिर बेसिक पेज स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कल हम लोगों ने देखा, हम लोग आज इसको बनाना शुरू कर देंगे। HTML का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर क्रिएट अ वेलकम पेज और ओवर लैंडिंग पेज, उसके ऊपर हम लोग जाएंगे। अंडरस्टैंड द सिमेंटिक HTML एलिमेंट, ठीक है। सिमेंटिक HTML का सिमेंटिक मार्कअप क्या है, सिमेंटिक मार्कअप कहते किसको हैं, वो उस पर बात करेंगे। लिंक्स बिटवीन द डिफरेंट पेजेस, यानी कि हमारे पास एक नैव बार होगी, नेविगेशन लिंक, होम, अबाउट, फ्ला फ्ला फ्ला, इस तरह करके हम लोग पेजेस के दरमियान घूमेंगे। ब्रिंग इन सपोर्ट फॉर स्टाइल, स्टाइल्स का मतलब है कि हम लोग CSS के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। ये हमारा मेन मौजूद है चीज़। ओके लेट्स, अब बजाय इसके कि हम लोग कोई और काम करें, वी विल गो इनटू द कोड सेक्शन। यहाँ पे मैं अपने फ़ोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं कोड क्लास, ये जो जी का भी कवर करते जाएंगे, यानी कि आपके सारे टॉपिक्स होते जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। देखो इस वक्त अगर मैं ये कहूँ ना कि मैं हर टैग अलग अलग पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो मैं पहले सारे HTML के टैग्स पढ़ाऊँ, उसके बाद फिर मैं CSS पढ़ाऊँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग वेब पेज बनाना शुरू करें, तो मैं करवा दूंगा ऐसा, वी कैन डू दैट। लेकिन इसके अंदर हमारे लिए हर्डल क्या होगी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ आवर्स टू गेट यू इनटू द वर्क। देखिए इस वक्त आप लोग इस तरह भी नहीं है कि आप लोगों को पता ही नहीं कि चीज़ें कैसे करनी है। आप जनरली थोड़ा बहुत अवेयर हैं चीज़ों के बारे में, आप लोगों को ये पता है कि अच्छा यार वेब पेज होता है यार एक, ठीक है। जैसे कल मैंने एक HTML का पेज बना के दिया, अब उस पेज के अंदर जब मैं चीज़ें लगाता जाऊँगा, कंपोनेंट्स को लगाता जाऊँगा, इनफैक्ट ये जो स्ट्रक्चर बनाता जाऊँगा, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी। अच्छा ये यहाँ से आया, ये डिव आया, ये फ्ला आया, ये ID रखी इसने, ये क्लास रखी, ये फ्ला की, इस तरह मैं चीज़ें करता जाऊँगा और यू विल गेट ओके यार दैट्स गुड, ऐसे होता है काम, ठीक हो गया ना। तो वो मुश्किल नहीं होगा, ये चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। यानी कि HTML के अंदर अगर हम ID पढ़ेंगे, HTML के अंदर टैग पढ़ेंगे, तो CSS के अंदर क्या करेंगे कि टैग के थ्रू उसकी स्टाइलिंग कैसे करेंगे, ID के थ्रू उसकी स्टाइलिंग कैसे करेंगे, ऐसा ही है ना। एट्रीब्यूट के थ्रू उसकी स्टाइलिंग कैसे करेंगे, तो दैट्स ओवरलैपिंग चीज़ें एक दूसरे के साथ। हम ऐसा कतई नहीं करेंगे कि हम लाइट आ गई है, हम पहले HTML के बारे में बात करें और फिर CSS के बारे में बात करें। ओके जी, कोड क्लास, गो टू दिस। अच्छा जितना भी काम हम लोग कर लेंगे वो एट द एंड आपके पास यहाँ आफ्टर के फोल्डर के अंदर भी मौजूद होगा, ठीक है। ओपन विथ कोड, VS कोड को हम लॉन्च करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ इसको लॉन्च करने के बाद हम इधर बैठे इस एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा Visual Studio के ना डिफरेंट थीम्स हम सेट कर सकते हैं, डिफरेंट लेआउट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। अच्छा इससे पहले चलिए लेट्स स्टार्ट विद ओवर इंडेक्स पेज। हम लोग यहाँ पर आएंगे, हम कहेंगे ओके ये देखें ये प्लस का बटन है, ठीक है। मैं अगर इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ तो वी विल गेट दैट कि हमारे पास यहाँ पे ये देखिए डॉक्यूमेंट प्लस का बटन है, न्यू फाइल। इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास प्रॉम्प्ट करता है कि हाँ जी बताएं क्या करना है। हम कहेंगे हमने नई फाइल बनानी है, ठीक है। हम इस फाइल का नाम देख देते हैं index.html। इट्स दीज आर वेरी वेरी कॉमन थिंग्स कि हमारा जो लैंडिंग पेज होता है वो index.html होता है, हमारा लैंडिंग पेज index.html होता है। तो इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ यार ये index.html का पेज बन गया, यहाँ पर एक और पेज बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि context.html। इसी तरह मैं एक और पेज बनाता हूँ
about.html। इसी तरह मैं प्लस के साथ एक और पेज बनाता हूँ, courses.html। ठीक हो गया ना। एक बहुत एक जेनेरिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि लैंडिंग पेज index.html होगा। इंडेक्स के पेज को हम लोग स्टार्टअप पेज बोल रहे होते हैं। इट्स नथिंग मोर देन दैट। इसके पीछे किसी किस्म की कोई बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दीज आर द स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स और स्टार्टअप पेजेस या डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, मैं इसकी छोटी सी बात अब कवर करता जाऊँ। अच्छा, एक बात का ख्याल कीजिएगा कि यहाँ पर ना हम लोग चूँकि कोर्स पढ़ा रहे हैं कि हम लोग फोकस करेंगे डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, मैं कोई यूनिवर्सिटी का वो कोर्स नहीं पढ़ा रहा जिसके अंदर हम लोग करिकुलम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, वी आर हेडिंग टूवर्ड द डेवलपमेंट। ठीक है, और हमारी कोड के अंदर, हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, सारी स्ट्रेटजी के अंदर आपको थोड़ी एग्रेसिवनेस नज़र आएगी। ठीक है, दैट मस्ट बी देयर, एग्रेसिवनेस होनी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ताकि ऑडियंस जो है ना वो जागती रहे, सोए नहीं। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को ये लगे कि नहीं यार इट्स गेटिंग बोरिंग, ठीक है, तो इंटरप्ट करें। इवन आपके पास ये राइट भी है, आप बोल सकते हैं कि भाई मैं इंटरेस्ट लूज कर चुका हूँ। ठीक हो गया ना, इसमें कोई कबात नहीं है। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, यू आर फ्री टू से एनीथिंग। ठीक है, ओके। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं ये दिखाना चाहता हूँ जो मैंने बोला डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट क्या चीज़ होता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था आपको कि www के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, सर्वर साइड पे वेब सर्वर चाहिए होता है। ये वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर जो है ना एक सर्विस होती है। क्या होती है? एक सर्विस होती है जो किसी मशीन के अंदर चल रही होती है। वो मशीन जिसके अंदर ये सर्विस चल रही होती है उसे हम वेब सर्वर बोलते हैं। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई जादू नहीं होता उस मशीन के अंदर। ठीक है, बाकी वो जो उसकी बाइंडिंग, उसकी रीडायरेक्शन, दैट समथिंग एल्स। हम उसके ऊपर अभी कोई बहस नहीं करते। हम सिर्फ उसके एक फीचर की बात करते हैं कि वेब सर्विस क्या होती है और वेब सर्वर क्या होता है। अच्छा, अब ये वेब सर्वर कितनी टाइप्स के होते हैं, कौन बनाता है? वेब सर्वर जो हैं ये हमारे जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ये अपना वेब सर्वर प्रोवाइड करता है। मोजिला, ये जो क्या कहते हैं, हमारे पास इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर एक वेब सर्वर है। अपाची एक वेब सर्वर है। ठीक है, इस तरह के वेब सर्वर हमारे पास अवेलेबल है। अपाची का वेब सर्वर कहाँ चलता है? अपाची का वेब सर्वर विंडोज़ में भी चल सकता है और लिनक्स वगैरह में भी चल सकता है। IIS जो है वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ में चल सकता है, विंडोज़ के अलावा नहीं चल सकता। IIS हम कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, किधर से लेकर आएंगे IIS को? ठीक है, तो आप लोग अपने स्टार्ट मेन्यू को हिट करें, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ पे आके मैं कहूँ कंट्रोल पैनल को जाऊँ और कंट्रोल पैनल के अंदर मैं कहूँ प्रोग्राम्स, टर्न विंडो फीचर्स ऑन और ऑफ। ये मैं विंडोज़ 10 की बात बता रहा हूँ। जिस वक्त हम लोग सर्वर्स के अंदर होते हैं, सर्वर्स का मतलब क्या है? विंडो सर्वर 2016 और 2019, दीज आर द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द विंडोज़ फ्लेवर। उसमें चीज़ें डिफरेंट होंगी। ठीक है, वो मैं क्लास में आप लोगों को एक वर्चुअल मशीन के अंदर वो काम करके दिखा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे विंडोज़ फीचर टर्न ऑन एंड ऑफ। मेरे पास इस वक्त इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर इंस्टॉल हुआ है, IIS मेरे पास फुली इंस्टॉल्ड और कॉन्फ़िगर्ड है। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो इंस्टॉल कैसे होता है। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के लिए आप ये कंट्रोल पैनल में आते हैं। कंट्रोल पैनल में आएंगे तो ये आपके पास लैंडिंग स्क्रीन आएगी। बाज़ वक़्त आपके पास लैंडिंग स्क्रीन ना ये आती है, आप इसको कर लें कैटेगरी वाइज, तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये ना होना कि आप लोगों को ये चीज़ मिल रही हो और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ से आगे क्या करना है, वो तो उसने कहीं और बताया था। तो जो UI मेरे पास खुला हुआ है दैट इज़ कैटेगरी वाइज। क्लिक ऑन द प्रोग्राम्स, नॉट अनइंस्टॉल प्रोग्राम, गो टू प्रोग्राम्स। ठीक है, इस चीज़ को बहुत क्लियर रखिएगा, मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम्स पे क्लिक कर रहा हूँ। प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के अंदर टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इस पर क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये। ठीक है, ये चेक बॉक्स आप लोगों के पास अनचेक हुआ होगा। आपने इस चेक बॉक्स को एक दफ़ा क्लिक करना है, सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना।
सेलेक्ट ऑल नहीं करना कभी भी। उसके बाद आप लोगों ने FTP का फ़ीचर इसके अंदर बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करना। वी डोंट वांट द FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का फ़ीचर हमें नहीं चाहिए। जब हमने FTP बनाना होता है तब भी हमें IIS इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं वेब मैनेजमेंट टूल, तो इसके अंदर IIS 6 के सारे फीचर्स इंस्टॉल कर लें। इट्स इजी, अगर आप सब कुछ इंस्टॉल इसके अंदर सब कुछ टिक कर दें। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज www सर्विसेज पे क्लिक करें। और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में मैंने तो सबको टिक किया हुआ है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इन सब की ज़रूरत पड़ जाती है ओवर द टाइम। आप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। जब ये सारा काम करके आप ओके का बटन प्रेस करेंगे, आई वॉन्ट गो टू प्रेस फॉर ओके, ठीक है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को नहीं छेड़ूंगा। आप ओके का बटन यूँ ही प्रेस करेंगे और आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, उसके बगैर ये काम नहीं होगा क्योंकि विंडोज़ के अंदर कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग होते हैं, वो नेट से उठाएगा। ठीक है, तो उस करने के बाद आपके पास IIS इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा सेटअप चलेगा, उसके बाद इंस्टॉल कर देगा IIS। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो अब बात आती है कि IIS हम लोग लॉन्च कहाँ से करेंगे, उसका कंसोल कहाँ से आएगा, उसका वो टर्मिनल कहाँ से आएगा जहाँ से वेबसाइट्स को मैनेज करते हैं, यानी कि उसका वेब सर्वर का जो टर्मिनल है वो कहाँ से आएगा। इज इट क्लियर? आप जब भी विंडोज़ होस्टिंग लेते हैं किसी भी ISP पे जाके, कॉमसेट्स होता है, नेटल होता है, ठीक है, कोई भी वेब होस्टिंग होता है, उस वेब होस्ट के साथ जब आप विंडोज़ होस्टिंग लेते हैं तो उसके पास जो वेब सर्वर इंस्टॉल हुआ होता है 90% ऑफ द टाइम पॉसिबिलिटी है कि उसने IIS ही इंस्टॉल किया हो, और मे बी इससे भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसने इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर बैकएंड में इंस्टॉल किया हो। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रह के मैं कोई और वेब सर्वर भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, उसे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि उसका कंसोल खोलना चाहता हूँ कि वो वेब सर्वर का कंसोल कहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आएंगे, विंडो R प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग कहेंगे iNet MGR। ठीक है, लुक एट दिस। मैंने ये कैसे लॉन्च किया है, मैंने विंडो प्लस R किया, दिस इज़ अ रन कमांड खुलती है यहाँ से। इसके अंदर आप लोगों ने लिखना है iNet MGR। ठीक है, इसको आप हिट कर जाएं। अच्छा, मेरे पास ये चीज़ नहीं खुलेगी क्योंकि मेरे पास कुछ पॉलिसीज़ वगैरह लगी हुई है, हार्डवेयर ऑन कंप्यूटर, पब्लिशर अननोन, ओके नो इशू। ठीक है, ये मेरे पास नहीं खुलेगा। अगर आप iNet MGR खोलें तो आपके पास IIS लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो IIS यूँ ही लॉन्च होगा तो IIS का जो कंसोल है आपके पास IIS iNet MGR। इसकी मैं आपको सिर्फ स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ। iNet MGR, इसका मैं इमेजेस में चला जाता हूँ। ओके, इट विल लाइक दिस वन। ये चीज़ खुलती है, ये खुल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आप लोगों के पास, ये देखें, ये सारी सेटिंग्स हैं इसके अंदर कि हम क्या क्या कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, ये सारी सेटिंग्स, मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं इसके अंदर। इन सेटिंग्स के अंदर ये तो इसने FTP भी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए ये नज़र आ रहा है ना, FTP की सेटिंग को भी इसने इनेबल किया हुआ है तब नज़र आ रहा है, वरना नहीं नज़र आता। ये जो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, ये जो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट के अंदर एंट्रीज़ होती हैं, पेजेस की एंट्रीज़। क्या आप कहते हैं मेरे कौन सा डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट है मेरे लिए? एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा कि यार मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट है ना वो index.html है। तो जब आप अपनी डायरेक्टरी के ऊपर आएंगे ना, लेट से मैं किसी भी जाऊँगा, मैं एग्जांपल कहता हूँ askhorizon.com पे जाता हूँ और स्लैश लिख के छोड़ देता हूँ, तो अगर मेरी डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट की एंट्री में index.html पड़ा हुआ है तो वो मेरी उस डायरेक्टरी के अंदर जाके क्या कौन सी फाइल देखेगा, index.html को देखेगा, मिलती गई तो उसे सर्च करवा देगा टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में 3 फाइलें दी हुई थी, एक index.html, एक
startup.html और एक user.html, मैंने इस तरह 3 ऑप्शन में दी हुई है। अब मैं जिस ऑप्शन के ऊपर गया हूँ और मैंने कहा है askhorizon.com/user और यूज़र के अंदर जाके मैंने इंटर कर दिया। अब मैंने ये नहीं लिखा कि user.html, मैं सिर्फ यूज़र की डायरेक्टरी तक गया हूँ। अब यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर वो क्या करेगा, वो सबसे पहले फाइल कौन सी ढूंढेगा, index.html। मिल गई तो सर्व करवा देगा, नहीं मिली तो अगली फाइल देखेगा अपने पास लिस्ट के डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट की लिस्ट के अंदर, वो कौन सी थी, startup.html, वो देखेगा नहीं मिली, अच्छा फिर कहेगा अच्छा अगली फाइल कौन सी है, user.html, तो देखेगा user.html पड़ी है, उसको सर्व करवा देगा। लेट्स से वो फाइल भी ना मिली तो वो फिर क्या कहेगा, for not found, the resource you are looking for does not exist। बात समझ आई है? थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू मिल गया इसका, ये ऐसे काम करता है। तो वेब सर्वर के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ईच एंड एवरी ऑप्शन हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग हेड बैक टू ओवर vSpot, यहाँ पर हम आ जाते हैं। दिस इज़ ओवर index.html, courses.html एंड दिस इज़ ओवर index.html, ये index.html। ओके जी, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोग ये फाइल बनाना चाहते हैं, HTML की फाइल बनाना चाहते हैं। हमने .html फाइल बनाई है। ठीक है, ये काम मैं आप लोगों को बेस लेवल से लिखना इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन ना हो कि भाई हमें तो इसका बेसिक टेम्पलेट बना हुआ मिलेगा तो आगे काम करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें तो जिसने पढ़ाया था बेसिक टेम्पलेट बना हुआ था उसके पास। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो नॉलेज और आप लोगों के पास जो एक ग्रिप होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल रूट लेवल से होनी चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ पर अब मैं इसको ये कहता हूँ, सबसे पहले मैंने अपने डॉक्यूमेंट को HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर क्या बताना होता है, मैंने इसको बताना होता है जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, DTD बतानी होती है, दैट इज़ डॉक टाइप। मैं कहूँगा ओके डॉक टाइप, ओके डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML। अब इसको ये पता चल गया इसके पार्सर को, इससे आगे मुझे जो चीज़ें मिलेंगी ना वो HTML होगा। गॉट दैट? इस किस्म का प्रॉब्लम है कोई नहीं? अच्छा, ये चीज़ें मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों को अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत से मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो हमारे वेबसाइट के डेवलपर्स हैं या सर्वर साइट के जो डेवलपर्स हैं, उनकी ये चीज़ें बहुत वीक होती हैं। लिटरली उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मौत से बढ़ के होती है ये चीज़, ये जो होते हैं ना ये HTML की फाइलें और ये चीज़ें, वो कहते हैं यार ये कोई हमारे लिए ना जावास्क्रिप्ट और jQuery का कोड लिख दे, बाकी सर्वर साइड का काम हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ अच्छी आती है ना और आपको सर्वर साइड अच्छी आती है और सर्वर साइड आपकी थोड़ी बहुत वीक भी है तो कवर हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, अब HTML का डॉक्यूमेंट है, हम कहेंगे ओके HTML। देखिए मैं सिर्फ HTML लिखता हूँ, वो टैग खुद बनाता है उसको। ठीक है, ये मैंने HTML की एक्सटेंशन इंस्टॉल की है Visual Studio के अंदर, Visual Studio कोड के अंदर, VS कोड, दिस इज नॉट अ Visual Studio, दिस इज VS कोड, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल है। अच्छा, उसके बाद HTML के बाद हमारे पास क्या होता है, हेड का टैग होता है, ऐसा ही है। हेड के टैग के बाद हमारे पास क्या होता है, टाइटल होता है। टाइटल में हमारे पास क्या होता है, हम लोग इसको कहते हैं कि HTML एलिमेंट्स। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। वी विल गेट बैक टू एक्सटेंशंस, जस्ट अभी 1 मिनट के अंदर मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको कहते हैं कि मेटा टैग्स। ये हमने मेटा टैग बनाया और मेटा टैग के अंदर हम लोग बताते हैं कि कार सेट इज इक्वल टू UTF-8। इस मेटा टैग्स के अंदर ना हम काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ मेटा, मैं कहता हूँ कि ऑथर इज इक्वल्स टू मेटा में नहीं, सॉरी मेटा में मैं कहूँगा नेम इज इक्वल टू ऑथर। ठीक है, यानी कि की वैल्यू पेयर है ये, नेम इज इक्वल टू ऑथर। और मैं इसको कहूँगा कंटेंट इज इक्वल्स टू, एग्जांपल के तौर पे मैं आस्क होराइजन्स लिख देता हूँ, आस्क होराइजन्स सॉल्यूशंस। गॉट दैट?
इसी के अंदर हम लोग आगे जब जाएंगे, जिस वक्त हम रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर व्यू पोर्ट भी बताना शुरू कर देंगे। ठीक है, व्यू पोर्ट और ये और फलां फलां ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बोलना शुरू कर देंगे। अभी फ़िलहाल हेड के अंदर इतना काम है। ठीक है, और हेड के अंदर हम क्या लिख सकते थे? हेड के अंदर अपनी स्टाइलिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टाइल डाल दूँ। ठीक है, और टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट स्टाइल शीट। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये ना भी डालूँ तो डजेंट मैटर। ये हेड हो गया। हेड के बाद हमारे पास क्या होता है? बॉडी। ठीक हो गया। अब बॉडी के अंदर हमारे पास क्या है? बॉडी के अंदर फ़िलहाल मैं H1 डाल के मैं यहाँ पे वेलकम लिखता हूँ। वेलकम टू और सिस्टम। अब मैं ये कहता हूँ ये पेज सर्व करना है, मैंने ये पेज सर्व करना है, मैं चाहता हूँ ये पेज नज़र आए। कल हम लोगों ने एक तरीका पढ़ा था, बिल्कुल देसी सा तरीका था। क्या था? ब्राउज़र में जाएं, फाइल को ब्राउज़ करें और क्लिक करें, फाइल सर्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में देखना चाहिए कि व्हाट आर द अदर ऑप्शंस दैट मे ऑटोमेट ओवर दिस कोर्स। ठीक है, इस टास्क को हमें थोड़ा सा ऑटोमेट अगर कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके लिए ये देखें, यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्सेस का ऑप्शन है, जिसमें एक बॉक्स निकल रहा है, दैट इज़ एक्सटेंशंस। गो फॉर दिस वन, क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पर लिख लें लाइव सर्वर। लाइव सर्वर। ठीक है, दिस इज़ अवर लाइव सर्वर। ये एक्सटेंशन है लाइव सर्वर की, ये मैंने इंस्टॉल की हुई है। ये एक्सटेंशन जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? यहाँ पे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद इसको कह दें कि भाईजान ऐसा करो कि ओपन विद लाइव सर्वर। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये एक सर्वर चलाएगा। सर्वर चलाने के बाद पेज हमें यहाँ पे सर्व कर देगा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, आस्क होराइजन्स, सेव किया, इमीडिएट चेंज आया कि नहीं आया? फाइल सिर्फ आप सेव करेंगे, और इनफैक्ट विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आपको फाइल सेव भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना एक ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है, फाइल के अंदर जाके ऑटो सेव। जस्ट आप चेंज करें वो सेव खुद कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आस्क होराइजन्स करता हूँ, मैंने सेव नहीं किया, आए, इट्स टू ईजी ना, टेंशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसके अंदर एक काम करते हैं कि हम लोग एक चीज़ चाहते हैं कि यार एक काम होना ये चाहिए कि ये जो फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ मैंने आफ्टर के अंदर कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक CSS फाइल रखी हुई है मैंने। हम अपनी जो स्टाइलिंग है वो स्टाइलिंग हम लोग इनलाइन नहीं करेंगे, ठीक है, ना तो इंटरनल स्टाइलिंग करेंगे। मैं एक स्टाइल शीट बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन स्टाइल शीट ओपन कभी नहीं बनानी। यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लें और यहाँ पे इसको कहें CSS का फ़ोल्डर बना लें। ठीक है, इसी तरह एक फ़ोल्डर बना लें, और सॉरी इसको कैंसिल करें, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लें और इसको कहें इमेजेस। ठीक है, इसी तरह हम लोग जब जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे और इसको कहेंगे स्क्रिप्ट्स। ठीक है, अब CSS के फ़ोल्डर के अंदर हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे और इसको हम लोग कहेंगे main.css। आप ये देख रहे हैं पीछे ये जो आइकन्स आते हैं, डिफरेंट आइकन, ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है मटेरियल आइकन के नाम से। ये आप इंस्टॉल कर लें, एक्टिवेट कर दें तो ये आपके आइकन इस तरह आना शुरू हो जाएंगे, मटेरियल आइकन्स। ये छोटी छोटी एक्सटेंशन है, ये आप इंस्टॉल करते जाएंगे तो इसके अंदर सारे वो मज़े हैं जो विजुअल स्टूडियो के अंदर है, और एट वेरी लो कॉस्ट। लो कॉस्ट का मतलब है कि प्रोसेसर को महसूस नहीं होगा। विजुअल स्टूडियो जब चलता है ना तो काफ़ी कुछ चला देता है ना। ठीक है, यानी कि उसको रिसोर्स हंगरी है। ओके, नो आई वांट कि मेरे पास बॉडी के अंदर जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो कुछ ये हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस फाइल को अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पे मैंने ये फ़ॉन्ट फैमिली लिखी हुई है, पॉपिंस। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ यार फ़ॉन्ट फैमिली पॉपिंस कर दो, लेकिन अगर मेरे सिस्टम के ऊपर ये फैमिली नहीं इंस्टॉल हुई, मेरे सर्वर के ऊपर ये फैमिली नहीं पड़ी हुई,
तो ये फैमिली चलेगी भी नहीं, ये फैमिली फ़ॉन्ट की चलेगी भी नहीं। लेकिन मेरे पास इस वक्त पॉपिंस की फैमिली इंस्टॉल है, आई जस्ट वांट टू सेट दैट। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि यार उस फाइल को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। उस फाइल को यूज़ करने के लिए मैं कहूँगा लिंक href के अंदर मैं कहूँगा ओके css/main css। ये जो पाथ्स मेरे पास आते हैं ये भी मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ठीक है, फुल पाथ की फाइल पाथ की एक्सटेंशन है, ये ऑटोमेटिकली वो इंटेलिजेंस देता रहता है। ठीक है, मैं इसको अगर सेव करूँगा और अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो नो विल गेट अ वेरी क्रिस्प टाइप ऑफ फॉन्ट, थोड़ा सा यानी कि हमें बड़ा तमीज़दार फॉन्ट नज़र आएगा, चीज़ें बेहतर नज़र आएंगी। बट दैट कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे। ओके जी, अब हम लोग ये कहते हैं कि हमने अपने HTML के डॉक्यूमेंट को, यहाँ तक किसी को कोई मसला हो रहा हो, कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो ज़रूर रोको मुझे जी। ऑल ओके, शुड बी मूव ओके जी भाईजान। कुछ उदास बैठे होते हैं ना, मैं कहता हूँ पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, अब हम लोग इसको कहते हैं कि नो वी शुड मूव इट, इसको हम ये करते हैं, हम अपने पेज को आप लोग बनाना चाहते हैं। अब हम अपने पेज को कैसे बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे MS पेंट खोलता हूँ, हम अपने पेज की थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं और उस लिहाज से फिर अपने पेज को बनाना शुरू करेंगे। अब आपको समझ आएगा कि वेयर डज द ग्राफिक डिज़ाइनर कम्स एंड वेयर डज द फ्रंट एंड डेवलपर कम्स। ठीक है, ग्राफिक वाले का काम कहाँ होता है, फ्रंट एंड वाले का काम कहाँ शुरू होता है, सर्वर वाले का काम कहाँ शुरू होता है, ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैं चीज़ बनाने जा रहा हूँ, ये एक मैं लेआउट बनाऊंगा, इसको कहते हैं वायर फ्रेम। वायर फ्रेम बनाने के बहुत से टूल्स हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर, ये हमारा जो MS पेंट है इसके ऊपर हम थोड़ी सी वायरिंग स्केचिंग करेंगे कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाए तो क्या बात है। ठीक है, ओके, तो ये जो डिज़ाइन यहाँ पे फाइनल होता है, ये डिज़ाइन बनाता कौन है, फिर इसके ऊपर रंग रोगन बना के हम ग्राफिक्स वाले को दे देते हैं कि यार ऐसे ना ग्राफिक्स बना। ठीक है, वो बैठता है, वो बैठ के ना देता है अपना फोटोशॉप और जितने भी टूल्स होते हैं उनको लेके ना वो डिज़ाइनिंग शुरू कर देता है। वो जब डिज़ाइन बनाता है, डिज़ाइन बनाने के बाद डिज़ाइन जब अप्रूव होता है तो फिर उसकी क्या होती है, स्लाइसिंग होती है। क्या होती है, स्लाइसिंग। वो काटता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में। वो जब वो काट देता है ना तो वो UI के साथ, और सॉरी वो जो मेन डिज़ाइन होता है जो अप्रूव्ड होता है और स्लाइस्ड इमेजेस, वो सारे किसको दे देता है, फ्रंट एंड डेवलपर को दे देता है। फ्रंट एंड डेवलपर उसके ऊपर CSS लिखता है बैठ के, क्या करता है, बैठ के स्टाइल शीट लिखता है। अब स्टाइल शीट वो बेस लेवल से लिखेगा, स्टाइल शीट यूज़ करेगा, वो स्टाइल शीट यूज़ करेगा। स्टाइल शीट का एक फ्रेमवर्क है जिसे बूटस्ट्रैप बोलते हैं, वो उसको यूज़ करेगा और अपनी चीज़ें उसमें फिट इन करता जाएगा। उसका काम बहुत तेज़ होता है, उसका काम रिलेटिवली बहुत तेज़ हो जाता है, लेकिन अगर कुछ आता हो तो पहले जो ग्राफिक डिजाइनर होगा वो एक लेआउट बना देगा। ये जो हरकत है ना ये करेगा आपका जो SRS वाला बंदा है ना, जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है ना, ये सारे काम वो करके देगा। ये डब्बे डुब्बे बना के देगा, प्रोटोटाइप बना के देगा, कहेगा यार ऐसा होना चाहिए, ये रंग ऐसा होना चाहिए, इस बटन को यहाँ होना चाहिए, जब क्लिक करें तो ये हो, ये सारी चीज़ें वो लिख रहा होता है। ठीक हो गया ना। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक करते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एक हेडर होगा। ठीक है, ओके, हमारे पास एक फुटर होगा, ठीक है, और हमारे पास एक बॉडी होगी। ये दिस वन, ठीक है। फिर वो कहता है कि यार एक काम है कि यहाँ पर ना हमारा लोगो आएगा। देखिए मेरे पास पॉपिंस का फ़ॉन्ट अवेलेबल है ना, ठीक है। मैं कहूँगा ओके आस्क होराइजन्स,
और इसका फ़ॉन्ट हम बड़ा कर लेते हैं, इट विल बी ओवर लो, ठीक है। फिर वो कहता है कि यार एक काम करना है आप लोगों ने कि यहाँ पर ना आपने होम, ठीक है, कोर्सेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये आपके पास होगा। ठीक है, और जो चीज़ आपके पास सिलेक्टेड होगी उसका कलर चेंज कर देंगे हम। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहता है कि यार ऐसा करो कि यहाँ पे आपके पास ना एक पैराग्राफ होगा, ठीक है, यहाँ पैराग्राफ नंबर 1 होगा, इसको हम लोग सिलेक्ट करा देते हैं। ये दूसरा पैराग्राफ होगा, ये तीसरा पैराग्राफ होगा एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और हम लोग एक बात करते हैं यहाँ पे कि इसको कहते हैं कि इधर ना वो अपनी सर्विसेज को शो करेगा कि हमारे पास क्या है। वो कहता है कि लेट्स से मेरे पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है, ये एक सर्विस है उसकी, ये उसकी, अच्छा मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, ओके। प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हैं, यहाँ पर वो कहता है कि और हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ठीक है। फिर तीसरे में वो कहता है कि जी हमारे पास यहाँ पे कैरियर प्लेसमेंट या जॉब प्लेसमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर वो अपने कार्ड्स बनाए, अपनी डिटेल्स बताए, फुटर के अंदर वो बता देगा ओके जी ऑल राइट्स रिजर्व ऑस्कराइजेंस, ठीक है। और यहाँ पे इसे सेंटर, और यहाँ पे कॉपीराइट 2020, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये आपका लैंडिंग पेज है। इस लैंडिंग पेज को हम और बेहतर कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर एक स्लाइडर दिखा दें ऊपर, ठीक है ना। इस तरह की अगर हम लोगों ने लेआउट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस लेआउट को बनाने के लिए सबसे पहले ये है कि हम लोग को यूज़ करेंगे एक एलिमेंट कहलाता है जिसको हम कहते हैं डिव। क्या कहते हैं? डिव। और यहाँ पर हम इसको कहेंगे ID इज इक्वल्स टू WRAPPER, रैपर। मैं इसको रैपर कहता हूँ। दिस इज अवर रैपर। इस रैपर के अंदर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक डिव है जिसकी ID हमारे पास हेडर है, इसी तरह ID हमारे पास बॉडी है, और इसी तरह ID हमारे पास फुटर है। डिव एक आप लोगों को एरिया प्रोवाइड करता है, एक रेक्टेंगुलर एरिया प्रोवाइड करता है। ब्लॉक एलिमेंट है, बिल्कुल। यहाँ पर अब हमारे पास, जैसे मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारे पास जो टैग्स हैं HTML के, वो दो तरह के हैं। एक है पेयर्ड और एक है सेल्फ क्लोजिंग। डिव इज अ पेयर क्लोजिंग टैग। डिव इज अ पेयर क्लोजिंग टैग। इसी तरह बॉडी भी पेयर क्लोजिंग है, हेड भी पेयर क्लोजिंग है, HTML भी पेयर क्लोजिंग है, मेटा सेल्फ क्लोजिंग है, टाइटल पेयर क्लोजिंग है। हाँ, ये कितना एरिया कवर कर रही होगी? ये इस वक्त सारा एरिया ले रही होगी जितना इसे मिल रहा होगा।
इस वक्त मैं अगर आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर आके मैं इसको कहता हूँ कि ओके हैश रैपर, और इसको मैं कहता हूँ कि इसको मैं कहता हूँ कि यार तुमने जो विड्थ लेनी है ना वो 100% लेनी है, ठीक है। और इसको कहता हूँ कि तुमने जो मिनिमम विड्थ भी लेनी है ना वो 700 पिक्सल से कम नहीं लेनी, दैट्स इट, ठीक है। फिर इसको मैं कहता हूँ कि भाई तुमने अपनी जो पैडिंग है, ठीक है, मैं कहता हूँ पैडिंग 0 कर दो, अपना जो मार्जिन है वो भी 0 कर दो, ठीक है। अब इस पेज को आगे अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर देखूँ इट विल बी लाइक दिस। अब ज़रा इसको यहाँ पे सिलेक्टर लें और यहाँ पर रखें, तो बॉडी को अगर आप एक्सपेंड करें तो ये रैपर है आपका, ठीक है। ये देखिए ये रैपर आस्क, ये तो बाहर आ रहा है ना, ये रैपर है आपका। इसकी असल में हाइट वगैरह नज़र नहीं आ रही ना, इसलिए आपको पता कुछ नहीं चल रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ इसको कि इसकी जो मिनिमम हाइट है ना वो मैं इसको कह देता हूँ 600 पिक्सल्स एग्जाम्पल के तौर। आप देखिए वो नीचे चला गया। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये रैपर किधर है, ये रैपर, ये इसकी मैंने मार्जिन और पैडिंग 0 कर दी है। अब व्हाट इज़ दिस मार्जिन एंड व्हाट इज़ पैडिंग, ठीक है। हमारे पास ना एक बॉक्स स्ट्रक्चर होता है, ये आपकी ब्राउज़र की विंडो है, क्या है, ब्राउज़र की विंडो, ओके। और मैं कहता हूँ ये हमारा एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम है हमारे पास रैपर, ठीक है। बात समझ आई? अच्छा, इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर, ये ठीक है। और मैं इसका कलर ब्लैक एग्जाम्पल दे दो। अब ये देखें यहाँ पर ना एक गैप है, जो गैप हमारे पास इस लाइन के अंदर अवेलेबल है। मैं लाइन लगाता हूँ, गिव मी सम लाइन। ये जो गैप है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ओवर। ये इस इंटरनल ऑब्जेक्ट का रैपर का बाहर वाली ब्राउज़र विंडो से जो गैप है इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिन, ठीक है। फिर एक गैप है जो हमारे पास इस कंटेंट का अपनी बॉर्डर के साथ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पैडिंग। बात समझ आई? अब ये चारों तरफ होता है। लेट्स से मैं अगर यहाँ पे ये स्पेसिफाई करूँ, ज़रा गौर से देखिएगा, मैं अगर यहाँ पे कहूँ पैडिंग, नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये बड़ा करूँ, ये पैडिंग है, तो मैं कहता हूँ टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये इसका लिखने का तरीका होता है। यानी कि जब मैं कहूँगा पैडिंग और मैं जब कहूँगा 10 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स और 7 पिक्सल्स, इसका क्या मतलब है, टॉप से 10 पिक्सल्स, राइट से 0, बॉटम से 5 एंड लेफ्ट से, ठीक है। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, अगर आप अपने तरीके से देखें ना तो आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है। क्या कर रहा है, ऊपर से शुरू है और क्लॉकवाइज घूमना है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट,
ठीक है, इसका एक और तरीका क्या है, ये तो ऑप्शन नंबर 1 है। इसकी ऑप्शन 2 भी है और ऑप्शन 3 भी है। ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 इसकी है कि पैडिंग टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। पैडिंग मैं अगर ये कह दूँ 10 पिक्सल्स एंड लेट्स से 15 पिक्सल्स, ये कब यूज़ करता हूँ? जब मुझे ये पता हो कि मैंने टॉप और बॉटम सेम रखना है और राइट और लेफ्ट सेम रखना है, तो मुझे चारों अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है, मैं 2 के पेयर में दे दूँगा। और दैट अच्छा, इसकी अब ऑप्शन नंबर 3 है, और तेरी खैर हो जाए। ऑप्शन 3 है इसकी, पैडिंग ऑल। मैं कहता हूँ लेट्स से पैडिंग ऑफ 10, इसका मतलब है सारी साइडों से 10 10 10 10 की पैडिंग ले लो। समझ आ गई बात की? सेम ऑप्शन हमारे पास मार्जिन के लिए भी होती है। बात समझे जी? गॉट दैट? मसला नहीं सर जो पैडिंग है वो डिप के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका है, जो डिप के अंदर ऑब्जेक्ट है पैडिंग उसकी होती है और मार्जिन जो डिप की मार्जिन जो देखिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस वक्त, ऐसे ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि मेरी कुर्सी इन कॉर्नर से कितना कितना दूर है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है, और मैं कुर्सी के अंदर तो बैठा हुआ हूँ, तो कितनी साइडों में जगह छुटी हुई है। ये जो मेरी कुर्सी की दीवारों के साथ से जो स्पेस आ रही है या बाउंड्री के साथ आ रही है, ये मार्जिन है। मैं इस कुर्सी के लिए कंटेंट हूँ, तो मेरी जिस्म का, मेरी बॉडी का, इसकी कुर्सी की साथ से जो गैप आ रहा है, दैट इज पैडिंग। सो क्लियर? कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ जी। हाँ जी, नहीं समझ में आई? आइए सर सेम एज मार्जिन। अब बात यह ना कि मैं अब इन सारी चीज़ों की यार स्लाइडें बनाऊं तो फिर मैं कंटेंट का पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें कराता जा रहा हूँ। इट्स प्रॉपरली रिकॉर्डेड, वीडियोज़ आपके पास हैं, कोड में लिखता जा रहा हूँ, इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू। ओके जी, हम लोग अब आते हैं आगे अगली कहानी के अंदर। हम कहते हैं ओके यार नहीं, एक काम और करते हैं कि रैपर मुझे समझ आ गया, हैश हेडर, ये हेडर है हमारे पास। ओके, हेडर को हम सबसे पहले कहते हैं कि यार इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर समझ आ रही है? इस कलर का नाम के थ्रू भी दे सकते हैं, इस कलर को हैश टैग के थ्रू भी दे सकते हैं, इस कलर को RGB के थ्रू दे सकते हैं, इस कलर को RGBA के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है, HSL के थ्रू दे सकते हैं, वट एवर, यानी कलर की जितनी भी कॉम्बिनेशन आपको पता है ना, वो सारे कलर यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ RGBA, ठीक है, या मैं कहता हूँ हैश EF एग्जाम्पल के तौर पर। ये कलर आ गया, आप देखें बॉर्डर को कलर मिल गया होगा हेडर को। अच्छा, अब क्यों नहीं मिला? मसला ये है कि इसकी जो इसकी हाइट है ना, वो हमें रखनी पड़ेगी 30 पिक्सल्स। ये आ गया, हेडर नजर आया? ठीक है, हम एक काम और करते हैं ना, ये जो वेलकम है ना, इसको करते हैं कट और इसको रखते हैं इसके अंदर, कुछ तमीज़ वाली चीज़ नज़र आएगी। ठीक, नेक्स्ट काम हम लोग ये करते हैं कि यार इसका ना थोड़ा सा पैडिंग और मार्जिन शार्जिन ये चीज़ सेट करते हैं। अब मार्जिन सेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसकी पैडिंग सेट करते हैं। हम कहते हैं यार इसकी जो पैडिंग है ना, वो हर तरफ से 15 पिक्सल्स का होता है। उस कंटेंट ने, अंदर वाले कंटेंट ने बाउंड्रीज को अपने से दूर कर दिया।
15 पिक्सल, यानी कि उसने 30 पिक्सल अपनी हाइट रखनी है, 15 ऊपर से छोड़ देगा, 15 नीचे से छोड़ दिया, यानी कि सब 60 पिक्सल हाइट है इसकी हेडर की। साइड से भी 15 आया ना, 15 पिक्सल इतना ही होता है। हाँ ना, हर तरफ से मैंने 15 पिक्सल लिख दिया, समझ आई बात की। अच्छा, और अगर इस चीज़ को देखना हो, विजुलाइज करना हो, तो डोंट वरी, ये देखिए, ये नीचे इसका भाई आ रहा भागता हुआ, ये हेडर है, ये हेडर के बारे में सारा बता रहा है। ये देखें 15 15 15 15 और ये इतना इतना हो रहा है, फलां हो रहा है, ये देखिए। ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ अब इसका ना यहाँ पर ना एक लाइन आ जाए ज़रा अजीब से कलर की, तो ओके, हम इसे कहते हैं कि बॉर्डर बॉटम। बॉर्डर चारों तरफ का देना तो सिंपल बॉर्डर लिखेंगे, बॉर्डर बॉटम देना तो बॉर्डर बॉटम, टॉप, राइट, लेफ्ट सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये बॉक्स मॉडल फॉलो होता है ना। बॉर्डर बॉटम क्या होगा, हम कहते हैं यार दैट इज़ 3 पिक्सल्स सॉलिड RGBA। बल्कि हम एक काम करते हैं, इसको ना कलर देते हैं हम अपने आस्क होराइजन्स वाला। Can we get into that? Yes, okay. F12 के ये वाला कलर उठा लेते हैं, ये वाला। आप लोगों को समझ आई है मैंने कलर कैसे पिक किया जी? किसी को समझ ना आई हो तो मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गया हूँ, यहाँ से इसका सिलेक्टर लिया, यहाँ पे आके इसको ड्रॉप करवाया, ये उस CSS को सिलेक्ट करके मुझे सामने दिखा देता है, उसका जो कलर है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कलर कॉपी किया तो ये देखेंगे, ये चीज़ सही है। अच्छा, अब आप कहते हैं यार ये जो इसका कलर है ना, ये वाला कलर जो है ना, ये मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग इसको कहते हैं ओके यार, एक काम करते हैं, हेडर का जो 4 कलर चेंज करना, तो दैट इज़ कलर। ठीक है, फिलहाल मैं इसके 4 कलर को ये करता हूँ और यहाँ आके देखता हूँ तो ये 4 कलर ये नज़र आएगा। आप कहते हैं जी इसका 4 कलर मैंने चेंज करना है, तो यहाँ आए, सेलेक्ट किया, इस कलर को क्लिक किया, ये आ गया। अब यहाँ से जो भी कलर आपने देना है इसको वो दे दें। ठीक है ना, जो कलर आपको सही लगता है वो कलर आप इसको दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं यार ये वाला कलर देते हैं, हम कहते हैं ओके, इसको कहते हैं कि यहाँ से सारा डिलीट करके ये कलर कर दें, ये इसका कलर, ये कलर जी। ठीक है, कोई इशू इसके अंदर? अच्छा, अब हम लोग इसको कहते हैं कि यार इसका जो बॉर्डर है ना, ये टॉप और बॉर्डर टॉप और बॉर्डर राइट, तो इसको हम रेडियस देना चाहते हैं। हम लोग कहते हैं ओके, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, अब अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग कहते हैं ओके, बॉर्डर रेडियस, और ये रेडियस भी ऐसे ही है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, मैं कहता हूँ ओके 3 पिक्सल्स टॉप, के लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, ये और ये इसने इसको रेडियस दे दिया, ये देखें इधर से रेडियस दे दिया और यहाँ से रेडियस दे दिया। हाँ, कर्व रेडियस उसी को बोलते हैं। ठीक है जी, ओके जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ। ये मैं इसलिए रुक रुक के करवा रहा हूँ, सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ, ताकि आप लोग ना बाय द एंड ऑफ द, यानी कि आज आप लोगों को ये टास्क मिल जाएगा, आप इसके लिए सारे पेजेस बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक पेज बना के दूंगा, नेविगेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें बना के दूंगा, उसके बाद मैं कहूँगा ये बाकी चीज़ें आपने करनी है और इस तरह करनी है, पूरी केस स्टडी में आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, और फ्राइडे को लैब है, लैब के अंदर ये चीज़ें मैंने 100% चेक करनी है, हुई होनी चाहिए।
अगेन आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था एग्जांपल, आप लोगों को मसला होता है ड्यूरिंग द वीक, होल वीक डेज, ठीक है, शाम को यहाँ पे हमारी अवेलेबिलिटी होती है, 4 बजे के बाद हम अवेलेबल होंगे, ठीक है, हमारे इंस्ट्रक्टर लोग अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, आप आएँ, बेशक सुबह आ जाएँ, बैठें, काम करें, रिसोर्सेज अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, और अपना काम कंप्लीट करें, ठीक है। ये 3 महीने में तभी पॉसिबल है जब आप दिन रात लगाएंगे, ठीक है, वरना आप यही देखते रहेंगे यार ये रेडियस के गोल कहते हैं, ये रेडियस स्कोर होता है, ठीक है। ओके, हैश फुटर, ये फुटर है मेरा। तो अगेन मैं यही सारी चीज़ें कॉपी करता हूँ और ये फुटर में पेस्ट करता हूँ, और मैं फुटर को ये और टॉप के रेडियस ख़त्म और बॉटम के रेडियस मैं इसके शुरू कर देता हूँ, और बॉर्डर का बॉटम के बजाय मैं इसके टॉप का बॉटम कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये फुटर आ गया है, असल में दरम्यान में बॉडी नहीं है ना, तो इसलिए फुटर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग कहते हैं हैश बॉडी, और इसको कहते हैं मिनिमम हाइट इज़ इक्वल्स टू, एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं 350 या 300 पिक्सल्स, ठीक है। और हम लोग एक काम करते हैं, ये रैपर की जो मिनिमम हाइट है ये ख़त्म कर देते हैं, समझ आई? इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात बुरी लगी हो तो बताएंगे। अगेन अब बॉडी के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, और बॉडी के अंदर हम लोग लिखने के लिए ये पी का टैग लगाता हूँ, दिस इज़ अ पेयर टैग, और ये टेक्स्ट जनरेट करने के लिए मैं काम क्या करता हूँ, मैं लोरम इप्सन पे जाता हूँ, लोरम इप्सन, दिस इज़ अ सैम्पल टेक्स्ट जनरेटर, ठीक है। ये मैं कहता हूँ पैराग्राफ जनरेट करने, 5 पैराग्राफ जनरेट करो, दिस इज़ अ लोरम इप्सन टेक्स्ट, मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगेन मैं एक पैराग्राफ और बनाता हूँ, ये दूसरा पैराग्राफ यहाँ कॉपी करता हूँ, दिस आर जस्ट सैम्पल टेक्स्ट, इसलिए इसमें परेशान नहीं होना कि इसमें क्या कुछ लिखा आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है, वी डोंट बॉदर फॉर दिस, ठीक है। और अगेन लेट्स से गो फॉर दिस वन, लेकिन नहीं हम कह रहे हैं नहीं यार ये तो बिल्कुल साइडों पे घुस गया है, ऊपर से भी साथ जुड़ गया है, क्या करेंगे, पैडिंग, ठीक है। अच्छा, इसको चेक करने का एक और तरीका आसान ये भी होता है, या करने का आसान तरीका ये भी होता है कि भैया हम लोग इसको ना यहाँ पे क्लिक करेंगे, रैपर को खोलें, बॉडी को यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पर ना खुद लगा के चेक करेंगे पैडिंग कितनी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पैडिंग 15 पिक्सल की हर तरफ से दे दें, ओहो फिट है, ठीक है, हैं वो कर लेते हैं, हो जाए, सब हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता, मुझे असल में इतना ज़्यादा आता नहीं ना, हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, दैट्स गुड, अच्छी बात है, स्टूडेंट के अंदर इस चीज़ की अर्ज होनी चाहिए कि ओके जी, हम लोग ऐसे कहते हैं कि पैडिंग इज़ 15 पिक्सल्स, ठीक है। ये तो ये अभी फुटर तो मतलब जहाँ की बॉडी अनलोडिंग वहाँ पे है, हम कहते हैं कि बॉडी में अगर बेशक थोड़ा सा कोई मटेरियल हो, लेकिन फुटर जो है वो बिल्कुल नीचे ही है, फिर उसकी क्या करें? हाँ, उसकी पोजीशन सेट करनी पड़ती है, उसकी पोजीशन सेट करनी, ना मार्जिन नहीं, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट होती है, रिलेटिव होती है, ठीक है, पोजीशन सेट करते हैं इसकी पोजीशन जब हम सेट कर देंगे तो पोजीशन फुटर बिल्कुल वहीं पर रहेगा, फुटर की पोजीशन हम बता देते हैं, तो फुटर हमेशा इधर रहेगा, ठीक है। इवन ये भी हो सकता है कि हम ये कहते हैं कि इसका ओवरफ्लो सेट कर देंगे कि कंटेंट पीछे से घूमता रहेगा लेकिन हेडर और फुटर वहीं पे नजर आएंगे, कंटेंट अंदर से आगे पीछे जाता है, ये सारे चस्के हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये करना, ये आ गया तो बाकी भी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने फुटर के अंदर एक टेक्स्ट लिखना है, एंड वी वांट इट टू बी ओके, गो विथ पी, ठीक है। और हम इसको कहते हैं कि ऑल राइट्स
रिजर्व, ठीक है, कॉपीराइट एंड ऑफ कॉपी। ये स्पेशल करेक्टर अगर हमने डालने हैं, ये देखिएगा यहाँ पे ये सी आ गया लिखा, ठीक है। और 2020 आस्क होराइजन्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। वी वांट कि ये टेक्स्ट सेंटर में रहे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं कि ओके जी, हम कहें हैश फुटर के अंदर जो पी डला हुआ है इसका टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर हो जाए, ठीक है। क्लियर होगी बात? ओके। अब हम लोग इसको कहते हैं कि ये काम तो हमने कर दिया। नेक्स्ट अब हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक लोगो लगा हुआ है, ठीक है। लोगों के लिए मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इमेजेस पड़े हुए हैं, ये इमेजेस मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये इमेजेस उठा के मैं अपने पास पेस्ट कर लेता हूँ। डेफिनेटली इमेजेस होने चाहिए तभी काम चलेगा ना, ठीक है। यहाँ आए, ये हेडर है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं इमेज। इमेज को क्या बताया जाए? सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इमेज का सोर्स बताया जाता है /images logo2.img। ये देखना कितना लंबा चौड़ा चांद चलेगा यहाँ पे। जी जी, ये आ गया ना, ये अब इमेज इतना बड़ा आ गया। अब इमेज का साइज हमने सेट करना है। ओके, इमेज की विड्थ एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं 60 और इमेज की हाइट 60, ठीक है। ये आ गया। अब हम कहते हैं नहीं यार, ये जो इमेज आया ना ये इसके साथ अलाइन करना है। अब हो क्या रहा है, ये जो इमेज और ये जो डिव है ये H1 है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इन लाइन नहीं है। क्या? इन लाइन नहीं है, ये ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इनको इन लाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हैश हेडर के अंदर एक इमेज डाला हुआ है हमने और इसको मैं कहता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि हेडर के अंदर हमारे पास H1 है, इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। हो गया ना, दोनों इनलाइन हो गए, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ वर्टिकली भी अलाइन हो जाएं। वर्टिकली अलाइन करने के लिए मैं इसको क्या कहूँगा, वर्टिकल अलाइन मिडल, वर्टिकल अलाइन मिडल। ओह माय गॉड, ठीक है यार जी जनाब, सही है ना। हर चीज़ से हम खेल सकते हैं, लेकिन इन लाइन स्टाइलिंग में नहीं खेलना, इन लाइन स्टाइलिंग में नहीं खेलना, इंटरनल स्टाइलिंग में नहीं खेलना, हमेशा एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स में खेलना है एज मच एज यू कैन। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, ये ना जो अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत लग रही है कि यार CSS के साथ मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फला कर रहा हूँ, इट विल टेक सम टाइम, इट विल मेरे पास एक बुक है, एक मटेरियल है, मैं वो आपको दे दूँगा। उसके अंदर आपको ना पूरी CSS की किस एलिमेंट के साथ कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सा क्या एट्रीब्यूट लगता है, वो सारा मिल जाएगा। अगेन आप कहते हैं नहीं यार किताब तो हल नहीं है, और मैं खुद भी कहता हूँ किताब इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। तो गो फॉर दिस MDN दैट इज़ फ्रॉम मोज़िला, ठीक है। इसके अंदर पूरी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है कि कौन सा एलिमेंट है उसके साथ क्या कुछ लगता है। जैसे HTML एलिमेंट्स है, एंकर का टैग है, ठीक है, तो एंकर के टैग के अंदर क्या कुछ लगता है,
ये सब कुछ बताएगा इसके CSS क्या है। ठीक है, ये MDN पढ़ें, मोजिला डॉक्यूमेंट, ठीक है, वेब डॉक्स पढ़ें इसके मोजिला के। तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ की हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्या करना है, किस तरह होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा इमेज और H1 है, ये दोनों मेरे एंकर के टैग के अंदर आ जाने चाहिए। और href इज इक्वल्स टू, मैं अभी बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार ये जो है ना, इसको चाहिए कि ये जब भी क्लिक हो ना तो ये आस्क होराइजन्स खोल दे। क्या हो, आस्क होराइजन्स खोल दे। ये क्लिक होगा तो आस्क होराइजन्स खोलेगा, लेकिन ओ ये दूसरी टैब के अंदर खोलना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, हम चाहते हैं नहीं यार ये हरकत नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं तंग करना। उसके हम लोग कहेंगे ओके टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। अब ये देखें, क्लिक किया, नए टैब में खुला। समझ आ गई बात। इसका जो कलर है ना वो भी यही देते हैं ताकि वो ना थोड़ी सी इसकी सिमली बने। ठीक है, बाकी इमेज के साथ ओवरले वगैरह करके हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं कि इसको भी इसी कलर में दिखाओ। फिर हम लोग ये कहते हैं कि यार H1 और इमेज, ये इमेज है ना, इमेज को हम लोग कहते हैं कि इसके साथ ना इसका मार्जिन बने, मार्जिन राइट दैट इज़ 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स का मार्जिन बन जाएगा। आप कहते हैं नहीं यार 10 कम है, मैं इसको 20 पिक्सल्स का मार्जिन दिखा देता हूँ, 20 पिक्सल्स का मार्जिन। लेकिन बी वेरी वेरी केयरफुल कि इसके अंदर जब हम ये काम करेंगे, अपने ब्राउज़र विंडो को छोटा बड़ा करेंगे, तो ये बिल्कुल उससे कर रहा है ना, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक कर रहा है, उसके बाद नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने लगाया है ना रैपर की मिनिमम विड्थ की है, ऐसे ही है ना। उसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिव बस यहाँ तक हो रहा है, उसके बाद नहीं हो रहा है ना। ओके, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हमने इसके अंदर नेविगेशन बार डालनी है। क्या करना है, नेविगेशन बार। ठीक है, नेविगेशन बार डालने के लिए मैं इसके अंदर जो चीज़ यूज़ करूँगा डेट इज़ ULLI ऑन ऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम। यहाँ पर आ जाए, UL और LI, और LI के अंदर मैं एंकर का टैग डालता हूँ href इज इक्वल्स टू इंडेक्स होम, कोर्सेज अबाउट कॉन्टैक्ट, कोर्सेज अबाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करूँगा इसके साथ कि ये बन जाए। ठीक है, ये मैंने एक CSS लिखी थी, मैं आपसे शेयर करता हूँ। दिस इज़ माई CSS कि मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई दिस इज़ आवर ULLI। मैं UL को कहता हूँ कि इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दो। लिस्ट स्टाइल टाइप नन करने से क्या होता है, इसके पीछे वो जो सर्कल्स आ रहे हैं ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है,
मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, कोई मार्जिन नहीं दे रहा, कोई पैडिंग नहीं देनी, यानी कि ये जो भी बटन होंगे एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिले हुए होंगे। ठीक है। उसके बाद फिर मैं कहता हूँ ओवरफ्लो हिडन, यानी किसी भी किस्म का ये नहीं करना कि वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हों। बैकग्राउंड कलर मैंने उसको दे दिया 333 बैकग्राउंड कलर ब्लैक सा इफेक्ट ले आएगा। LI फ्लोट लेफ्ट का मतलब है कि ये जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं इनको फ्लोट लेफ्ट कर दो, एक दूसरे के साथ इस तरह लेफ्ट 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 अलाइन हो जाएंगे। फ्लोट राइट करूँगा तो लाइट अलाइन चले जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद LI के अंदर जो ए होगा उसके साथ क्या करना है कि उसके डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, इन लाइन ब्लॉक जिसे बोलते हैं, ये डिस्प्ले ब्लॉक है, इन लाइन नहीं है। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट होगा पूरा का पूरा एलिमेंट, यानी कि पूरा का पूरा LI क्लिकेबल होगा। ठीक है। उसके बाद उसका कलर वाइट, कलर वाइट का मतलब 4 कलर वाइट होगा उसका। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, और पैडिंग दे दी 14 और 16 पिक्सल्स की, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो यहाँ तक मैं चीज़ कॉपी करता हूँ ULLI की, और यहाँ से मैं कॉपी करके इस CSS को अपने पास हेडर के अंदर मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अब इसके पास जाओ, ये सुनो क्या चीज़, क्या मतलब नहीं समझ आ रही। तो वो किए जा सकते हैं, हमने LI बनाया, आप बटन बना दें, इन्हीं को भी बटन पे कन्वर्ट किया जा सकता है। वही CSS के साथ हमने खेलना है। जो भी LI होगी, ठीक है, उसका रेडियस दो, हर LI का टॉप रेडियस दे दो, इधर से मार्जिन दे दो, वही चीज़ बन जाएगी। और इसका बैकग्राउंड इसने ये किया हुआ है, इसके बैकग्राउंड को ख़त्म कर दो। ये कहाँ है इसका बैकग्राउंड, ये है ना, इसका बैकग्राउंड कलर इसने ये किया हुआ है ना। ठीक है, बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट कर दो, ये उड़ गया। अब ये ख़त्म तो हो गया, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इसका जो 4 कलर है, इसका जो कलर है इसने वाइट किया हुआ है, इसके कलर को आपको चाहिए कि या तो ये काम कर दो, ठीक है, हाँ ब्लैक कर दो, ठीक है, किधर है कलर, सॉरी, ब्लैक। ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि जो एली, अच्छा ये वेलकम के पीछे क्या डाला हुआ है, एक मिनट, स्क्रीन ये आप लोगों के पास भी आ रहा है। ये पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा, बहरहाल अब हम लोग कहते हैं कि जब मैं होम पे क्लिक करूं तो ये होम के पेज पे आ जाए, कोर्सेज पे चला जाए, ये नॉट फाउंड कहेगा। अच्छा, कोर्सेज HTML पे चला तो गया, लेकिन वो नेविगेशन बार ख़त्म हो गई, क्योंकि कोर्सेज के ऊपर वो नेविगेशन बार नहीं पड़ेगी ना, ये सारा लेआउट कोर्सेज पे भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जिस भी आइटम के ऊपर हो वहाँ पर हम लोग एक क्लास लगा देते हैं एक्टिव की, LI होवर और LI एक्टिव। ये यहाँ पे हॉवर की क्लास का मतलब ये है कि जब उसके ऊपर माउस आए तो क्या करना है, और एक्टिव का मतलब है कि जब उसके साथ एक्टिव की क्लास लगी हो तो क्या करना है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मेरे पास ये है ए के अंदर मैं एक क्लास लगा दूँ, फ़िलहाल तो मैं क्लास नहीं लगाता ताकि आप लोगों को ना, ये देखें ये हॉवर है, ठीक है, वो कर लेते हैं सेट, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, और हॉवर के अंदर बैकग्राउंड कलर ये किया हुआ है, और हॉवर के अंदर बैकग्राउंड कलर ये करने के बजाय हम लोग बैकग्राउंड कलर तो वही रहने देते हैं, इसको सिंपल कलर चेंज कर लेते हैं। कलर इसका हम लोग ये ले आते हैं, ये ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जब एक्टिव हो जाए क्लास, जब मैं एक्टिव लगा दूँ तो ये ऐसा आ रहा है बटन। मैं कहता हूँ नहीं यार ये बटन ऐसा नहीं, बटन का कलर नहीं चेंज होना, बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बल्कि सिंपल कलर चेंज हो जाना चाहिए।
और फ़ॉन्ट वेट मैं कहता हूँ बोल्डर दिस बस। ठीक है ना, ये सारा हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने पेजेस बनाए हुए हैं और हम एक काम करते हैं कि HTML और डॉक टाइप ये सारा कॉपी करता हूँ मैं, और इसको मैं कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर यहाँ पेस्ट करता हूँ, और कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर मैं बॉडी के अंदर इस तरह का कोई कहानी नहीं लिखता, और क्लास एक्टिव दे देता हूँ, क्लास एक्टिव इसको ले लेता हूँ। ठीक है, और कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर ये चीज़ है। सर ये मतलब हमने कॉन्टैक्ट का पेज नया अबाउट है, तो ये जो हमने ऊपर अपनी एक नेविगेशन बार बनाई है, ये हर उसके अंदर दोबारा लिखनी पड़ेगी? जी जी, ये तो फिर बहुत ज़्यादा कि आप कॉल भी रख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है सब कुछ हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर डाला, इसको मैं अबाउट के पेज के अंदर डालता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कोर्सेज के पेज के अंदर डाल देता हूँ। सारे पेजेस आपके अब एक्टिव चलेंगे। ठीक है, ओके जी। अब हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट का पेज है, इस पेज के अंदर हम लोग कुछ फॉर्म चाहते हैं यूज़र से। क्या चाहते हैं? यूज़र से फॉर्म इनपुट चाहते हैं। फॉर्म इनपुट के लिए हम लोग बहुत से और काम भी कर सकते हैं। हम लोग एक काम ये देखते हैं, यहाँ पे बैक पे आते हैं, फॉर्म्स, फील्ड सेट। ठीक है, ये हमारे पास फील्ड सेट का एक लेट से मैं फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से सारा फॉर्म का टैग कॉपी। इस फॉर्म के टैग को कॉपी करके मैं अपने कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर फ़िलहाल प्लेस करता हूँ। ये कॉन्टैक्ट का पेज है और ये इसका बॉडी है, यहाँ पर मैं फॉर्म, यहाँ पे देखें ये आपका फॉर्म एडिटर है। आप लोगों ने ना इस तरह अपना फॉर्म बनाना है, यानी कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूँ कि ये आपने एक फील्ड सेट बनाई, फील्ड सेट के अंदर आप उसको कहेंगे ओके यार पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट्स नॉट टाइप इनपुट। ये मैंने एक फॉर्म बनाना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ ओके यार यहाँ पे अब आके देखें, ये हमारे पास बन गया फील्ड सेट। ओके ओके, हम एक काम करते हैं, इस फील्ड सेट को कट करते हैं, यहाँ पे एक डिव लगाते हैं, पेस्ट। ठीक है, और इस फील्ड सेट को भी यहाँ से मैं कट करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ डिव। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब ये देखिए ये इस तरह आ रहा है। अब इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं कह दूँ स्टाइल नहीं, बल्कि मैं इसको क्लास असाइन कर दूँ। ठीक है, और मैं इसको कह दूँ रो। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्लास असाइन कर दूँ रो। इस तरह क्या होगा, मैं जाऊँगा अपनी CSS फाइल के अंदर, और CSS फाइल के अंदर मैं अपनी डॉट रो क्लास को डिफाइन करूँगा। इसको मैं कहूँगा ओके यार मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स। ठीक है, बल्कि मार्जिन बॉटम हम बढ़ा देते हैं 30 पिक्सल्स।
सही। यहाँ पर हम उसको कहते हैं कि यार अब तुम अपनी इनपुट दो, कॉन्टैक्ट के फॉर्म बनाना है हमें। फॉर्म बनाने के लिए हम लोग कहते हैं कि लेबल, ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं फुल नेम। फुल नेम क्या है, चलो फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इनपुट, ये इनपुट की फील्ड हमने सेल्फ क्लोजिंग टैग। इनपुट में हमें टाइप बतानी पड़ती है, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। इसको मैं सेव करूँ, वापस आऊँ, ये मेरे पास एक फॉर्म है। मैं कहता हूँ नहीं यार, ये जो मेरे इनपुट का है ना, ये कुछ सारा सेट हो, बेहतर अंदाज में आए, कुछ बेहतर हो, कुछ नज़र सही आए। ओके, हम लोग एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके कहते हैं डॉट फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, और हम इसको CSS देते हैं। हम इसे कहते हैं ओके यार ऐसा करो कि इसकी ना पैडिंग, ठीक है, हम कहते हैं कि 4 पिक्सल्स की पैडिंग दे दो हर तरफ से। तो मैं अगर अपने पास कॉन्टैक्ट के फॉर्म में जाऊं और यहाँ पे मैं इसको क्लास दे दूं फॉर्म कंट्रोल, सॉरी कंट्रोल, तो वी विल गेट लाइक दिस, ठीक है, पैडिंग मिली है इसे। 4 पिक्सल की असल में पैडिंग बहुत कम होती है ना, इसलिए आपको फील नहीं हो रही। इसको मैं अगर 10 पिक्सल्स कह दूँ, यू विल गेट दिस। फिर इसका बॉर्डर बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, तो मैं इसको कहता हूँ कि यार इसका जो बॉर्डर है ना वो 1 पिक्सल्स सॉलिड, और मैं RGBA कह देता हूँ, और इसको कहता हूँ 0,0,0,0.1, इट विल बी लाइक दिस। सेव हुआ, या ठीक। फिर मैं कहता हूँ कि यार ऐसा करो कि ये जो फॉर्म कंट्रोल है, इसको जब फोकस हो, ठीक है, तो इसका बॉर्डर 1 पिक्सल, और इसके ऊपर ना कलर ये वाला साइन करा देते हैं। ये क्या हो गया इसको, इट मस्ट बी फोकस। इसका फोकस सेट होना चाहिए। बहरहाल जब इसके अंदर फोकस आए तो इसका कलर हम चेंज करें, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि ओके डॉट फॉर्म लेबल, और इसको मैं कह देता हूँ कि विड्थ इज इक्वल टू 120 पिक्सल्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी क्लास दे देता हूँ फॉर्म लेबल। नहीं है फॉर्म लेबल, हाँ जी, तो मैंने क्लास असाइन की है ना, क्या मसला है? अच्छा चले एक काम करते हैं, 180 करते हैं, एक सेकंड, कोई एरर आ रहा है, एरर आ रहा है फेविकॉन, नहीं इसका एरर का मसला कोई नहीं, इसका एरर फॉर्म लेबल, क्यों?
के डेव डॉट रो करूँ अगर मैं चलें इसको देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा। खैर कॉन्टैक्ट का फॉर्म हो गया, ये रो हो गई। हैं ये छोटा है फॉर्म लेवल नहीं, क्लास उससे इम्प्लीमेंट हो रही है, क्लास का मसला नहीं है। ये देखें ना फॉर्म लेवल क्लास लग रही है इसमें। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ ना यहाँ पे क्लास इम्प्लीमेंट हो रही है। खैर उसका कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये हमारे पास फर्स्ट नेम हो गया। इसी तरह हम लोग इसे कहते हैं कि अच्छा अपना लास्ट नेम दो। अच्छा दूसरी बात ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि यार जिस वक्त ये फर्स्ट नेम पे क्लिक करे तो कंट्रोल इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चला जाना चाहिए। ये होता है कि हम लोग इन दोनों को आपस में एसोसिएशन करानी होती है। तो यहाँ पे होता है आई डी इज़ इक्वल्स टू, मैं इसको साइन कर दूँगा फर्स्ट नेम, और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है इसका फॉर इज़ इक्वल्स टू, सॉरी फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ये काम मैं कर दूँ। अब मैं जब फर्स्ट नेम पे क्लिक करूँगा तो कंट्रोल इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। इसी तरह फिर हम लोगों ने इससे पूछ लिया कि भाई बताओ अपना चूज़ योर फेवरेट मास्टर हो जाए मास्टर चूज़ नहीं करते, चूज़ योर जेंडर। ठीक है, आईडी मेल जेंडर। जब हम लोगों ने रेडियो बटन का ग्रुप बनाना होता है उस वक्त हमारे पास क्या होता है, इनपुट टाइप रेडियो करते हैं और नेम सबका सेम रखते हैं, आईडी सारों की चेंज कर देते हैं। ठीक है, आईडी इज इक्वल टू फीमेल। फीमेल भाईजान आ गया मेल, मेल। ठीक है, इसी तरह अगर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी हो, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग कहते हैं कि भाई चूज़ करो कि हम लोग यहीं पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगवाते हैं, और ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम क्या चीज़ मांग लें उससे, योर इंटरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कह देंगे सिलेक्ट, सॉरी सिलेक्ट। ठीक है, नेम इज इक्वल्स टू, हम ये सिलेक्ट लिस्ट बना रहे हैं, इसमें हम कहते हैं कि इंटरेस्ट, और आईडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट, और यहाँ पे हम कहते हैं इसको ऑप्शंस। ऑप्शन में हम लोग बोलेंगे वैल्यू इज इक्वल टू 0, सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, अगेन ये सिलेक्ट लिस्ट के ऊपर भी हम लोगों ने अप्लाई करना होगा। हम इसको कहते हैं ओके क्लास इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको फॉर्म कंट्रोल की क्लास दे दूँ, देखिए क्या करेगा। ठीक है ना, इक्वली एप्लीकेबल है। फिर मैं इसको कहता हूँ कि है इसके काम कर रहा है क्या चीज़, ग्रीन वाला, वो जो सिलेक्ट ग्रीन ही जो आपने कहा था ये इसके ऊपर आए तो ग्रीन हो जाए। ये जो पहले लास्ट टाइम और फर्स्ट टाइम ये देखिए इसका बॉर्डर ग्रीन हो रहा है, ये इनका बॉर्डर दिया हुआ है इसलिए होती है। किन का बॉर्डर दिया हुआ है? फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम नहीं दिया हुआ ना, कहाँ दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं दिया हुआ, कोई बॉर्डर नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ हमने। कहाँ दिया हुआ है?
ये बॉर्डर जो बोल रहे हैं आप, फोकस वाला मुझे तो चल रहा है। एक मिनट काम करते हैं। ठीक है, वो हॉवर पे आ गया ना। तुम्हें फोकस करा रहा है। ठीक है, ये कर लेंगे सेट, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। अब इसकी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म कंट्रोल की हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ बता देते हैं कि दैट इज़ 100%। 100% फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटरेस्ट। ठीक है, बाहर चला गया तो नो सेट कर लेते हैं। और ये पैडिंग हो गया। अब यहाँ पे हम इसका रो है, रो के अंदर हम लोग इसका मार्जिन था, हम इसकी पैडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। पैडिंग लेफ़्ट इज़ माइनस चले 15 पिक्सल्स करें। ठीक है, और पैडिंग राइट 15 पिक्सल्स। राइट को बल्कि हम लोग 15 के बजाय हम लोग कहते हैं दैट इज़ 20 एंड 20 पिक्सल्स लेफ्ट राइट। ठीक है, 20 के बजाय अगर मैं इसको दे दूँ 30, एक सेकेंड, लेफ्ट राइट इज़ 30। ठीक है, हो रहा है ना। फर्स्ट एंड लास्ट की और लिस्ट वाले की इसकी वाला क्या हुआ? लिस्ट वाले में फ़र्क पड़ता है ना, लिस्ट वाले में फ़र्क पड़ेगा इसकी वजह से। इसकी मैं कहता हूँ विड्थ इज़ 100, पैडिंग इज़ 10 पिक्सल्स। ठीक है, लिस्ट की असल में ये लिस्ट है और ये हमारे पास इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है। हमारे पास सिलेक्ट की जो पैडिंग जा रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग अपने फॉर्म कंट्रोल की और इनपुट टेक्स्ट बॉक्स की और जो आपका सिलेक्ट बॉक्स है ना, उसकी CSS एक नहीं दे सकते। इन दोनों की पैडिंग का फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि उसके अंदर ऑप्शंस का एलिमेंट मौजूद है। ऑप्शन की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती है ना। ठीक है जी, ओके, ये हमारे पास बना, ये आपने सेलेक्ट करवाया। यहाँ पर आप लोगों ने उसका एक प्रोफाइल सिलेक्शन बनानी है। ठीक है, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चूज़ योर जेंडर, ठीक है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, उसका पोस्टल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, इस तरह की 6-8 फील्ड्स आप ले लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग फिर सबमिट करवाएंगे अपने फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर। कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर एक चीज़ जो हम लोगों ने डालनी होगी दैट इज़ गूगल मैप। और हम चाहेंगे कि हमारी एप्लीकेशन जिस भी जगह से रन हो रही हो वो वाला गूगल मैप उठ के आए। ठीक है ना, उसके लिए हमें अपने ब्राउज़र की, इनफैक्ट अपने सिस्टम की लोकेशन सर्विसेज ऑन करनी पड़ेगी। लोकेशन सर्विसेज ऑन होंगी तो करंट लोकेशन गेट करके वो शो कर देगा। फिलहाल आप बेशक एक काम करें कि गूगल की लोकेशन में जाएं, यानी कि उसकी API में जाएं, मैप में जाएं। मैप आपको वहाँ से उठा के दे देता है कि इसका करंट लोकेशन क्या है। वही लोकेशन आप उस मैप को प्रोवाइड कर दें, वो ले आएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म है। इसी तरह अबाउट फॉर्म के अंदर आपने एज इट इज़ अपनी चीज़ें मेंशन करनी है। जैसे हम लोगों ने लेट्स से हम कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर जाते हैं आस्क होराइजन्स के, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर ये हमारे पास चीज़ें हैं। ठीक है, ये काम हम करना चाहते हैं। जस्ट योर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट क्या है आपका और मैसेज क्या देना चाहते हैं। मैंने तो काफ़ी चीज़ें लिखी है ना, आप इसी तरह की 5-6 चीज़ें लिखें। और ये साथ एक बनाना है लेफ़्ट साइड पर। कैसे करेंगे ये काम हम लोग, यहाँ पर अब ये जो डिव होगी उस डिव को हम लोग डिवाइड करेंगे परसेंटेज पे। ठीक है, यानी कि ये जो अभी मैंने डिव बनाई है, ये जो डिव बनाई है दिस वन एंड दिस वन, ये जो फॉर्म मैंने बनाया है,
इस फॉर्म को मैं कट करता हूँ, ठीक है। क्या हो गया भाई? उड़ गया सब कुछ? नहीं मौजूद है, वो यूआई मसला कर रहा है। ये नीचे से कहाँ गया बाकी? आ गया? नहीं, कांटेक्ट के फॉर्म में नहीं आया। आ गया, आ गया। ये बॉडी एक्सपेंड करें, ठीक है। ये मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फॉर्म का टैग है ये सारा कट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक डिव बनाएं, ठीक है। और इस डिव के अंदर दो डिव्स बनाते हैं, एक डिव ये और एक डिव ये। इस डिव के अंदर अपना फॉर्म रख दें, ठीक है। और इसको कहें स्टाइल, फिलहाल विड्थ इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं दैट्स 60%, ठीक है। और ये विड्थ हम रख देते हैं स्टाइल विड्थ इज इक्वल टू 40%। लेकिन ये अभी भी शो नहीं होंगी आपके पास, ये ऊपर नीचे आएंगे, इनके नहीं शो हो गया, ओके। लेकिन इसने किया क्या है कि इसने ये वाली डिव ऊपर शो की हुई है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक पी टैग लगाते हैं और डाटा डालते हैं इसके अंदर, ताकि हमें कुछ पता तो चले ना। ये डाटा डाला हमने और इसको यहाँ पे शो करवा के चेक करें तो क्या हुआ। यही मैं कह रहा था, ये बिल्कुल ऊपर नीचे आएंगे। इनके ऊपर नीचे आने की मेन वजह क्या है? वो रीज़न ये है कि हमारे पास ये दोनों डिव्स हैं। बेशक हमने क्या किया कि 40% उसे करो, 60% उसे करो। हमने अभी तक उनको ये नहीं बताया कि उन्हें डिस्प्ले कैसे होना है, ठीक है। हाँ, अब डिस्प्ले इन लाइन करेंगे हम इनको, ठीक है। इसे हम कहेंगे डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। ये काम इधर भी करना पड़ेगा और ये काम इधर भी करना। आजा भाई, डिस्प्ले अच्छा, इट मस्ट बी अच्छा। मैं काम करता हूँ फिर इसको, परसेंटेज का मसला है, ठीक है। वो असल में लेफ़्ट और राइट साइड पे पैडिंग हो रही है ना, ठीक है। उस पैडिंग की वजह से ये मसला कर रहा है। यानी कि इसकी विड्थ को अगर मैं 38% कर दूं और इसकी विड्थ को मैं 60 के बजाय मैं 58% कर दूं तो हमें रिस्पांस ठीक मिलेगा, ठीक है। और आप ये काम कर सकते हैं कि इसको ये कह दें कि फ्लोट राइट, लेफ़्ट के बजाय राइट, ठीक है। और इसी तरह इसको फ्लोट लेफ्ट। अब ठीक है। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसके होने की मेन वजह ये है, क्लास इज इक्वल्स टू, एक मैं अगर इसको रो की क्लास दे दूँ, इट मे गेट, और इसको एक और काम करना है, स्टाइल इज इक्वल्स टू क्लियर बोथ। अच्छा अच्छा, इन लाइन की वजह से वो नहीं आ रहा। मिनिमम हाइट, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कहते हैं कि 500 पिक्सल्स। क्यों नहीं आ रहा है?
फ्लोट लेफ्ट, ओके। इनलाइन ब्लॉक, अगर मैं इसको इनलाइन ब्लॉक ना करूं और इसको भी मैं इनलाइन ब्लॉक ना करूं, इसकी हाइट ख़त्म हो चुकी है, क्या हुआ है? हम लोगों ने हाँ, ये उसकी हाइट का मसला है। हमने जो हाइट स्पेसिफाई की हुई है वो बताया हमने, मिनिमम हाइट तो बताई, हमें ये नहीं बताया कहाँ तक जाना है, वो हाइट का मसला। ठीक है, ये आप लोगों ने बनाने होंगे, यानी कि होम का पेज, कोर्सेज का पेज। अब कोर्सेज के पेज के अंदर क्या लेआउट होगा ये मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अबाउट के पेज में क्या करना है और कॉन्टैक्ट के पेज में क्या करना है, That's it. ठीक है, एलिमेंट्स आपने यही यूज़ करने हैं। जैसे फील्ड सेट का एट्रीब्यूट आपने यूज़ कर लिया, आपने डिव यूज़ कर लिए, स्टाइलिंग यूज़ कर ली, रोज बना लिए, पोजीशनिंग कर ली। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स आपको मिलेंगे या कुछ ऐसी स्टाइलिंग्स आपको मिलेंगी जो इस वक्त ऑब्सोलीट हो चुकी होंगी। ऑब्सोलीट का मतलब है किसी ब्राउज़र पे चलेंगी और किसी ब्राउज़र पे नहीं चलेंगी। उसका फिर हम लोग डिफरेंट सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन ये होता है कि उसका ना ब्राउज़र स्पेसिफिक तीनों ब्राउज़र के लिए या चारों ब्राउज़र के लिए उसके हम लोग एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। जैसे आपने कभी अगर देखा हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर F12 करूँ, मैं अभी यहाँ पे लाके ये करूँ, ये देखिए आप लोगों को अक्सर नज़र आया होगा कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे ये वेब किट बॉर्डर रेडियस, मोजिला बॉर्डर रेडियस, ये नज़र आ रहे हैं, ये वेब किट बॉर्डर रेडियस, मोजिला बॉर्डर रेडियस। ठीक है, इस तरह हम लोग हर एक के लिए, हर ब्राउज़र के लिए अलग अलग लिखते हैं। यानी कि जब ये फायरफॉक्स पे चल रहा हो तो ये वाला एट्रीब्यूट उठा ले, क्रोम पे चल रहा हो तो यही एट्रीब्यूट उसके लिए ये वाला एट्रीब्यूट काम कर लेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम करे तो उसके लिए ये एट्रीब्यूट काम कर लेगा, इस तरह। ओके।